बेटी, मुझे क्षमा कर दो। हमारा साथ अब यहीं तक था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। रूपा बेटे, तुम कहाँ हो? रूपा, रूपा। हाँ पिताजी, हाँ मैं यही हूँ, आपके पास। आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे पिताजी। मैं आपके पास बैठी हूँ, आप आराम करिए। बेटी, तू बड़ी है, छवि का ध्यान रखना। उस बक्से में थोड़े पैसे पड़े होंगे, उनसे कुछ दिनों का खर्च चल जाएगा। मुझे तुम दोनों पर विश्वास है। तुम दोनों जीवन में खूब आगे बढ़ो। और, और हरिहर दास अपनी बात को पूरी भी नहीं कर पाया और इतने में उसकी सांसें बंद हो गई। उसकी दोनों बेटियां रूपा और छवि रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव के लोग उन दोनों को संभालने में लगे हुए थे। हरिहर दास का अंतिम संस्कार उसकी दोनों बेटियों ने किया। बेटी, मैं जानता हूं तुम दोनों का जीवन बहुत कठिन है। पहले माँ गुजर गई, अब पिता। लेकिन तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम गांव के लोग तुम्हारे साथ हैं। कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे अपने पिता से कम मत समझना। चाचा जी, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें कुछ काम दिलवा दीजिए, ताकि हम किसी पर निर्भर न रहे और अपना पालन खुद कर सके। मैं और दीदी सारा काम करना जानते हैं चाचा जी। ठीक है बेटी, मैं तुम दोनों के लिए अच्छे काम की तलाश करता हूँ और फिर तुम दोनों को बताता हूँ। खुश रहो बेटियों, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करो। मुखिया रूपा और छवि को सहारा देकर और समझा बुझाकर अपने घर चला गया। थोड़ी देर में मुखिया जी के मित्र और शहर के धनी व्यापारी सेठ तुलाराम उनके घर आए। अरे आइए आइए तुलाराम जी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। मेरा मन बैठे बैठे उदास हो रहा था। मैं बस आपकी तरफ ही आ रहा था और आप मेरे घर आ गए। बहुत अच्छा लगा आप आए। मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलने चला हूं। दरअसल मैं तो मेहनती लोगों की तलाश कर रहा हूं। एक जो मेरे बगीचे का अच्छी तरह से ध्यान रख सके और दूसरा मेरे घर में स्वादिष्ट खाना बना सके। अगर आप किसी ऐसे बावर्ची या माली को जानते हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सेठ जी, मैं जिस कारण को सोच सोच कर उदास हो रहा था, आपने तो मेरा ये दुख ही दूर कर दिया। मैं आपको ऐसे दो मेहनती लोगों से मिलवा सकता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि उनसे मिलने के बाद आप काम के लिए मना नहीं करेंगे। अरे मुखिया जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप मेरे लिए बावर्ची और माली को ढूंढ कर लाएंगे। वो सबसे अच्छा ही काम करेंगे। इसलिए आप बेझिझक होकर मुझे उनसे मिलवा दीजिए। अगले दिन मुखिया के घर पर व्यापारी बैठा होता है। तभी वहाँ पर छवि और रूपा दोनों आती है। ये लीजिए सेठ जी, आपके लिए माली और बावर्ची दोनों को लेकर आया हूँ। ये दोनों अपने काम में बहुत मेहनती हैं और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगी। मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ। लेकिन मुझे तो पुरुष बावर्ची और पुरुष माली की आवश्यकता थी। ये तो लड़कियां हैं। क्या इनसे काम करवाना ठीक होगा? मुखिया जी, मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है। ये मेरे घर में कैसे काम कर पाएंगी? काम तो काम होता है सेठ जी, वो पुरुष करे या स्त्री। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम अपना काम बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ करेंगे। आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। इस समय हमें काम की जरूरत है। अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी सेठ जी, बहुत मेहरबानी। मुखिया ने सेठ को दोनों लड़कियों के बारे में बताया कि उनकी माँ का देहांत बचपन में हो गया था और पिता भी कुछ दिनों पहले गुजर गए। ऐसे में उन्हें काम की जरूरत है। मुखिया के कहने पर सेठ ने दोनों को अपने घर पर काम पर रख लिया। जहाँ एक को रूपा स्वादिष्ट खाना बनाकर घर वालों का दिल जीत रही थी,
तो वहीं छवि ने सेठ के सुख बगीचे को बिल्कुल हरा भरा बना दिया था। रूपा के हाथ का खाना खाकर तो मेरा दिन बन जाता है, और छवि इसने तो मेरे सुख बगीचों में हरियाली ला दी है। सचमुच इन दोनों में मैं अपने घर का भविष्य देख रहा हूं। आज मेरे दोनों बेटे शहर से लौटेंगे, आज ही मैं इस बारे में घर में बात करूंगा। सेठ जी का परिवार बैठा हुआ था, जहां उनकी पत्नी, बेटी और 2 बेटे सभी एक साथ बैठे हुए थे। सेठ जी काफी सोच विचार रहे थे। सोच विचार कर उन्होंने अपने परिवार से कहा, मैंने हमारे घर के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें आप सबकी सहमति चाहिए। अब हमें हमारे दोनों बेटे विजय और संजय की शादी कर देनी चाहिए। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। अब तो उनकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। मेरी सहेली की 2 सुंदर सुंदर बेटियां हैं, बहुत गुणी भी है, और तो और वो हमें बहुत सारा दहेज देने को भी तैयार है। आप कहे तो मैं वहाँ बात करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हमारे घर के लिए 2 बहुओं की तलाश कर ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस निर्णय पर कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि हमारी होने वाली दोनों बहुएं बहुत गुणी हैं। पिताजी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप जो भी निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। हम आपसे इस विषय पर कोई सवाल नहीं करेंगे। आप हम पर भरोसा रखिए। पसंद कर लिया है? मतलब किसे पसंद कर लिया? आप इस घर की बहू किसे बनाना चाहते हैं? कौन है वो? मुझे बताइए। मैं आज ही उनके घर शगुन भिजवा दूंगी और उनके माता पिता से भी बात कर लूंगी। उनके नाम है रूपा और छवि। आप सब दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। वो पिछले काफी समय से हमारे घर में रहकर काम कर रही हैं। बेहद मेहनती और ईमानदार है। मैंने ये निर्णय किया है कि दोनों हमारे घर की बहुएं बनेंगी। कि आप क्या कह रहे हैं? हम 2 अनाथ लोगों को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? और समाज में हमारी भी कोई इज्जत है? लोग क्या कहेंगे? घर में काम करने वालों से ही हमने अपने बेटों की शादी कर दी। क्या इस समाज में लड़कियों की कमी हो गई है क्या? पिताजी, आप अपने निर्णय पर एक बार फिर से विचार कर लीजिए। इस प्रकार भावनाओं में बहकर शादी के निर्णय नहीं करने चाहिए। मानता हूँ कि वो दोनों अच्छी हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उनसे शादी कर लें। एक तो वो हमारे घर में नौकर है और ऊपर से अनाथ हैं। बस बहुत हो गया। मैंने जो कह दिया अब इस घर में वही होगा। जिसे निर्णय स्वीकार नहीं है वो इस घर से जा सकता है। मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। और हाँ, घर छोड़कर जाने के बाद वापसी के कोई रास्ते नहीं होंगे, सोच लेना। और अगर तुम दोनों ने शादी करने से मना कर दिया तो मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। सेठ की धमकी सुनकर संजय और विजय दोनों डर गए। सेठानी भी कुछ नहीं कह सकी। आखिरकार संजय की शादी रूपा से और विजय की शादी छवि से करवा दी गई। रूपा और छवि अपनी शादी से खुश थी। हमारे भाग्य ऐसे बदल जाएंगे हमने सोचा नहीं था। सेठ जी ने हम पर बहुत उपकार किए हैं। हमने कभी परिवार का सुख नहीं देखा, लेकिन सेठ जी के कारण अब ये परिवार हमारा है और ये घर भी हमारा है। हम इसे बहुत प्यार से सजाएंगे। हाँ दीदी, इतने बड़े परिवार में आकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो हमें माता पिता मिल गए हो। देखना, अब हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे और हमें भी प्रेम मिलेगा। रूपा और छवि दोनों अपने आने वाले जीवन के लिए बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि परिवार में कोई उन्हें पसंद नहीं करता। उनके नसीब में ना तो पति का प्रेम है और ना ही सास का। आज कहीं बाहर जा रहे हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ खाना बना दूं? और आपके जो भी काम होंगे मुझे बता दीजिएगा। जी, मैं आपकी पत्नी हूँ। अब से मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अरे अनाथ कहीं की, दूर हटो। दिन रात खाना खाना, नौकर हो तुम, नौकर। अपनी औकात मत भूलो। पिताजी के कहने पर तुमसे विवाह कर लिया है। इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पत्नी बन जाओगी, समझी ना? दूर हटो। गुस्से में संजय वहां से चला गया। उधर जब छवि ने भी विजय से बात करने की कोशिश की
तब विजय ने भी उसका अपमान किया। मैं तो तुम गरीब का चेहरा नहीं देखना चाहता था। पता नहीं पिताजी ने क्या सोचकर मेरा विवाह तुमसे कर दिया। एक तो गरीब, ऊपर से अनाथ, ऊपर से नौकर। अपनी औकात मत भूलना, समझी ना? माली हो ना तुम, जाकर बाग बगीचों की देखभाल करो, मेरे आगे पीछे मत घूमो। विजय के मुंह से ऐसी बातें सुनकर छवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों के सामने सारे सपने चूर चूर हो गए। उधर रूपा भी पति के व्यवहार से दुखी हो गई थी। तू चिंता मत कर छवि, हम इस मुसीबत से भी बाहर निकल आएंगे। देखना, एक दिन ये पूरा परिवार हमें स्वीकार कर लेगा। चिंता की कोई बात नहीं है छवि। तब तक सेठानी वहाँ पर आ जाती है। तुम दोनों के रहते हुए मेरी बेटी घर में काम कर रही है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? अरे शादी हो गई तो क्या, तुम लोग अब आराम करोगी? ये मत भूलो कि तुम लोग अभी भी यहाँ पर नौकर हो। चुपचाप किचन में जाओ और सारा काम खत्म करो। सेठानी का ऐसा व्यवहार सुनकर वो दोनों बहुत डर गई। वो दोनों जल्दी से रसोई घर में गई, जहाँ पर सेठानी की बेटी दिव्या दूध गर्म कर रही थी। उन दोनों को आता हुआ देखकर दिव्या ने जानबूझकर दूध को जमीन पर फैला दिया। माँ देखो, ये दोनों मुझसे झगड़ा करने आई है। देखो, इन्होंने इतना सारा नुकसान कर दिया। इन्होंने दूध को जमीन पर फैला दिया। अब इसकी सफाई कौन करेगा? अपनी बेटी की आवाज सुनकर सेठानी जल्दी से रसोई घर की तरफ आती है और देखती है कि बहुत सारा दूध जमीन पर फैला हुआ है। दिव्या उससे कहती है कि दोनों ने मिलकर दूध का नुकसान कर दिया है। ये सुनकर सेठानी गुस्से में दोनों के बाल पकड़ लेती है। अनाथ कहीं की, कभी कुछ देखा नहीं है क्या? इस तरह घर में इतना नुकसान करती हो, शर्म नहीं आती? मेरा तो मन करता है अभी तुम दोनों को अपने घर से निकाल दूं। सेठानी ने दोनों का बुरी तरह से अपमान किया। उसने रूपा और छवि को सजा के तौर पर जंगल में गाय चराने के लिए भेज दिया। दीदी, ऐसा लगता है हमारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। जो गलती हमने नहीं की उसका दंड भी हमें मिल रहा है। सजा के तौर पर गाय चराना है और सुबह से कुछ खाने को भी नहीं मिला है। अरे छवि, तो चिंता मत कर, ये काम भी अच्छा है। और रही बात खाने की, तो एक बार काम खत्म हो जाए फिर हम घर चलकर खुद खाना बना लेंगे और खा भी लेंगे। तो बिल्कुल चिंता मत कर, जंगल में स्वादिष्ट फल भी होते हैं, क्या पता हमें कोई स्वादिष्ट फल ही मिल जाए। रूपा और छवि एक पेड़ की छाया में बैठ जाती है और आसपास 2-3 गाय घास चरने लगती है। तभी छवि की नजर एक सफेद गाय पर पड़ती है जो उल्टी दिशा में दौड़ रही होती है। दीदी, लगता है ये हमारी गाय है जो भाग रही है। हमें इसे पकड़ना होगा, नहीं तो अगर हमने गाय भी खो दी ना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी चलो, उसके पीछे चलते हैं। हाँ, हमारी एक सफेद गाय दिखाई नहीं दे रही है। लगता है ये हमारी ही है। हमें इसे जल्दी पकड़ना होगा। रूपा और छवि गाय के पीछे दौड़ने लगी ताकि वो उसे पकड़ सके। गाय उन्हें जंगल में दूर तक ले जाती है। वो अब काफी थक चुकी होती है। आगे जाकर गाय अपनी जगह से गायब हो जाती है। रूपा और छवि वहां पहुंचकर देखती है, गाय तो गायब हो चुकी होती है, लेकिन वहां पर एक बर्तन में दूध रखा होता है। ये क्या? ये गाय तो गायब हो गई और बर्तन में दूध रखा है। ये कैसे हो सकता है छवि? लगता है ये कोई जादुई गाय थी जो हमारी मदद के लिए आई थी। बहुत भूख लगी है, एक काम करते हैं, हम इस दूध को ही पी लेते हैं, शायद थोड़ी राहत मिल जाए। भूख के मारे पेट में दर्द होने लगा है। वो दोनों बर्तन में रखे हुए दूध को पी लेती है और उसके बाद उन्हें काफी अच्छा लगता है और उन्हें ताकत भी महसूस होने लगती है। वो वापस अपनी गायों के पास आती है। देखो, हमारी सफेद गाय तो पेड़ के पीछे बैठी हुई थी, इसीलिए दिखाई नहीं दे रही थी। वो सफेद गाय जरूर कोई जादुई थी जो हमारी मदद के लिए आई थी। काफी समय हो चुका है, अब हमें घर चलना चाहिए।
रूपा और छवि अपनी गायों को लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। वो बहुत आराम से और खुशी खुशी घर की तरफ आती है। सेठानी जब उनका चेहरा देखती है तो वो गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसकी सजा से दोनों बहू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इन दोनों को मैंने इतनी कठिन सजा दी थी, फिर भी ये इतनी खुश है। मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा दिन तक अपने घर में नहीं रहने दूंगी। मुझे कोई और योजना सोचनी ही होगी। सेठानी कमरे में जाकर अलमारी खोलती है और सारे गहने इकट्ठे करती है। वो गहनों को एक कपड़े में बांध देती है और एक अंगूठी को अपने हाथ में ले लेती है। ये क्या माँ, गहनों को लेकर कहाँ जा रही हो आप? माँ, तुम घर छोड़कर जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कहाँ जा रही हो माँ? अरे चुप हो जा पगली, ये मेरा घर है, मैं भला इसे छोड़कर क्यों जाऊँ? मैं तो कुछ बाहरी लोगों को घर से निकालने की योजना बना रही हूँ, तू बस मेरा साथ दे। सेठानी दिव्या को सारी बात समझाती है और उसके हाथ में गहने दे देती है। दिव्या उन गहनों को लेकर चली जाती है और सेठानी अपने हाथ में ली हुई अंगूठी को लेकर छवि के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। थोड़े समय बाद सेठानी शोर मचाने लगती है। सुनो जी, अरे सब लोग यहाँ पर आओ, मेरे सारे गहने चोरी हो गए, मेरी पूरी अलमारी खाली हो गई। हाय, मैं बर्बाद हो गई। इतने सालों से उन गहनों पर किसी की नजर नहीं थी और आज मेरी अलमारी में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। सेठानी की बात सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। सभी गहने ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिलता। माँ, आज तक इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से ये दोनों हमारे घर में आई हैं, तब से कुछ न कुछ होता ही रहता है। मुझे तो लगता है तुम दोनों ने ही चोरी की है। हम चोर नहीं है, हमें किसी के गहने चुराने की क्या जरूरत है? हमें तो पता भी नहीं है कि माँ जी अपने गहने कहाँ रखती है। तुम बहुत बोलती हो, मन तो करता है थप्पड़ लगाकर तुम्हारा मुंह बंद करवा दूं। अगर ऐसा है तो चलो सबसे पहले तुम्हारा कमरा देखते हैं। क्या पता तुमने चोरी करके गहने अपने कमरे में छुपा रखे हो और यहाँ आकर भोली बन रही हो, हैं? सब लोग छवि के कमरे में जाते हैं और उसके कमरे में गहने ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी विजय की नजर रूपा के कमरे में कोने में पड़ी अंगूठी पर पड़ जाती है। देखो, ये माँ की ही अंगूठी है और ये रूपा के कमरे से मिली है। अब तो कोई शक नहीं है, किसी को क्या, यही चोर है। पिताजी, अब आप इस पर क्या करेंगे? जिन्हें आप अपनी बहू बनाकर लाए हैं वो चोर है, अपने ही घर में चोरी करती हैं। सेठ को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन सबूत रूपा के खिलाफ थे। इसीलिए सेठ गांव के कुछ लोगों के सामने रूपा और छवि को सजा देते हुए घर से बाहर निकालने की बात कहते हैं। आज सुबह मेरी पत्नी के गहने गायब हो गए थे और एक गहना रूपा के कमरे से मिला है। जब तक सेठानी पूरे गहने, ये दोनों लड़कियां हमें वापस नहीं कर देती, तब तक तुम दोनों हमारे घर में नहीं आ सकती। रूपा और छवि की आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ उनकी तरफ देख नहीं सका और अपने आंसू छुपाते हुए वहां से वो चला गया। रूपा और छवि घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल चुकी थी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आंसू बहा रही थी। तभी उन्हें जादुई सफेद गाय दिखी। दोनों को रोता हुआ देखकर गाय उनकी तरफ देख रही थी। लगता है ये वही जादुई गाय है जिसने उस दिन हमारी मदद की थी और आज भी ये हमारी तरफ देख रही है। हमें इसे अपनी समस्या बतानी चाहिए, शायद ये हमारी कुछ मदद कर दे। रूपा और छवि दोनों सफेद गाय की तरफ देखते हैं और उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है। गाय कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनों को लगता है कि शायद अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। उधर अपनी योजना को सफल होता हुआ देखकर सेठानी बहुत खुश होती है। अरे आज तो खुशी का दिन है, कुछ मीठा बना दिव्या। आखिरकार दोनों से जान छूटी हमारी। अब देखना, मैं अपने बेटों की शादी इतने अमीर खानदान में करूंगी
इतना दहेज और इतने गहने मिलेंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन पहले अपने गहनों के बारे में सोच लो। ऐसा ना हो जहाँ उन्हें छुपा कर रखा है वो वहाँ से गायब हो जाए, नहीं तो फिर बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। सेठानी अपनी बेटी के साथ कुएं के पास जाती है, पर कुएं में छिपे हुए गहनों को निकालकर अपने घर वापस लेकर आती है। वो जैसे ही कपड़ों में बंधे हुए गहने खोलती है, देखती है कि उसके गहने गायब है और उन कपड़ों में एक सांप बैठा हुआ है। अरे ये क्या, मेरे सारे गहने कहाँ चले गए? और ये सांप कहीं ये मुझे डस ना ले। अरे अरे दूर हटो, दूर हटो। अरे कोई बचाओ, कोई है यहाँ पर। सेठानी की आवाज सुनकर सेठ वहाँ पर आता है। सांप को देखकर घबराई हुई सेठानी सेठ को सब कुछ बता देती है कि उसने अपने गहने कुएं में छुपा रखे थे और उसके गहने गायब हो गए हैं, जबकि यहाँ पर सांप बैठा हुआ है। बस सेठानी बस, उन दोनों लड़कियों को निकालने के लिए तुमने इतनी बड़ी साजिश कर दी। मुझे विश्वास नहीं होता। ये मेरा परिवार है जो दो अच्छी लड़कियों को अपने घर से बाहर करने के लिए इस हद तक जा सकती है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। थोड़ी देर में वो सांप वन देवी के रूप में बदल जाती है। रूपा और छवि भी वहाँ पर आ जाती है। सेठानी, तुमने दो ईमानदार लोगों पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, इसीलिए तुम्हें सजा देना आवश्यक है। इसीलिए मैंने सांप बनाकर तुम्हें डराया, लेकिन अभी तुम्हें सजा देना बाकी है। नहीं नहीं, आप हमारी माँ को कुछ मत कीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए। इस बात का उनका कोई दोष नहीं है, हमारी माँ जी को छोड़ दीजिए। रूपा और छवि के प्रार्थना करने पर वन देवी सेठानी को क्षमा कर देती है। सेठानी रूपा और छवि के व्यवहार से बहुत खुश होती है। वन देवी रूपा और छवि को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। आखिरकार पूरा परिवार दोनों बहनों को स्वीकार कर लेता है। सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।